प्यारे बच्चों, आप सबके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आप पिछला वीडियो देखे होंगे, अच्छा लगा हो तो उसे जो है आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप जो है बेल आइकन को जो है आप दबा दीजिए, ताकि जो है जैसा ही आपका अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्यारे बच्चों, जैसा कि ये पढ़ना पढ़ाना तो चलता ही रहता है, मूल चीज़ इसमें कुछ आती है आप सबको सही दिशा की, और परिश्रम ही सब कुछ है। और उससे जो चूक गया तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए मेहनत करने से आप बिल्कुल ना घबराएं, धैर्य रखें। कोई भी वीडियो देखो तो उसे गौर से देखो और पूरा देखो। अगर कहीं पर नहीं समझ में आता है उसे रोको, तुरंत बैठ जा कर के फिर से उसे रिपीट करो और फिर से समझो। ऐसा करने से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी नहीं होती हैं तो आप जो है कमेंट में जा कर के कमेंट कर दीजिए, यहाँ से आपको जो है उसके पूरा हो अगले में हम समझा देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप जहाँ भी हो, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, कहीं भी हो, अपना एक ग्रुप तैयार कीजिए, चाहे 2 ही बच्चों का हो 3 बच्चों का हो। उस ग्रुप में आप बैठ कर के तैयारी करें। तो उसमें ये होता है कि कोई चीज़ आप नहीं समझ पाए तो अगला समझा है, या वो नहीं समझ पाया तो आप समझें या आप बता देते हैं। तो एक दूसरे की समस्याएं दूर होती रहती हैं। बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं हमारा लेवल पता नहीं चल पाता है कि हम कहाँ हैं। इसलिए आपके बगल एक अच्छा आपका कंप्यूटर होना चाहिए। और संगत यानी कि आपके अगल बगल जो बच्चे हैं वो अगर आपकी क्वालिटी के हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप की क्वालिटी के नहीं हैं तो फिर उनसे आप दूरी बनाइए, क्योंकि यह एक समूह जो संगत का होता है ये बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है। कहा गया है संगत से सब आवत है, संगत से सब जात। यानी सठ सुधरें सत संगत पाए। अच्छी संगत में आकर के खराब लोग भी सुधर जाते हैं। इसलिए आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए आपका ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए और अच्छे से आप सब तैयारी करें। आइए आज हम इस परसेंटेज के 5वें पार्ट पर चल रहे हैं, जिसमें हम आज परीक्षा से संबंधित आपको प्रश्न देते हैं। और इसमें आपको छोटे लेवल से अप लेवल की ओर हम ले चलते हैं। पहले आसान प्रश्न देंगे, फिर उसके बाद हार्ड प्रश्न देंगे। तो आप इन सब चीज़ों को केयर करें और अच्छी तरह से उसे समझने का प्रयास करें। तो आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 162 अंक प्राप्त करता है और वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 162 अंक प्राप्त करता है, इसके बावजूद भी वह 38 अंक से फेल हो जाता है। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि परीक्षा का न्यूनतम कम से कम उत्तीर्णांक आपका 40% है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कम से कम कितने अंक बच्चे को पाना चाहिए। 40%। उस परीक्षार्थी को 40% अंक प्राप्त करने होंगे अगर उसे पास होना है। और वो 162 अंक पाया, 38 से फेल हो गया। तो ये बता रहा है कि 162 अंक पाया, अगर 38 और पा गया होता तो वह पास हो जाता। यानी उसे पास होने के लिए 162 प्लस 38 अर्थात 200 अंक चाहिए। और वह कितने परसेंट के बराबर है? 40%। तो यहाँ पर हम अगर देखें
कि पास होने के लिए 162 प्लस 38 यानी 200 अंक चाहिए, और वह 200 अंक उस पूर्णांक का क्या है 40%, तो टोटल क्या होगा। अब यहीं पर हम पा रहे हैं कि ये 40% वास्तव में किसके इक्वल हो रहा है, 162 पाया है, 38 से फेल हो रहा है, अर्थात 38 और पा गया होता तो यह पास हो जाता, और पास हो जाता यानी वह 40% के बराबर हो जाता। बस यही आपका क्या बन रहा है, यह बता रहा है कि यह 40 कितने में है, 100 में। 40% का मतलब है कि 40 कितने में 100, और यह मिलकर कितना हो गया 200, अर्थात यह 200 कितने में, अर्थात अब यहाँ पर 40 अगर 100 में है तो 200 कितने में। बस यही आप अगर डायरेक्ट करें, 1 0 से 1 0, 4 पंचे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये क्या हो गया 5 गुणे 100 बराबर 500। यही परीक्षा का पूर्णांक है, आपका उत्तर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपने क्या किया है, देख लिया। अब इसी चीज़ को अगर आप ये कहते कि हमारा परीक्षा का पूर्णांक कितना है, हम मान लेते कि वह x है, तो हम कहते कि x का 40% बराबर किसके, या हो रहा है 162 पाया है, 38 से फेल हुआ, अर्थात ये 38 और पा जाता तो पास हो जाता। बस यही x गुणे 40/100, और यह किसके बराबर है 200 के। अब इसको हम उधर ले जाकर काटें, चाहे वैसे 40 पंचे 200 और 100 पंचे 500, ये आपका उत्तर हो गया। ये 500 ये आपका पूर्णांक है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। हमने मान लिया कि पूर्णांक कितना है x का 40% प्रश्न के अनुसार किसके बराबर हो जा रहा है 162 प्लस 38। तो इस तरह से ये प्रश्न कन्फर्म हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम आपको ले चलते हैं। आइए बच्चों, इस प्रश्न में हम देखते हैं, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 225 अंक प्राप्त करता है, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक है। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 35% हो तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। प्रश्न से ही हमें पॉइंट आउट करने होते हैं। हमने मान लिया कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है x, तो अब अगर हम नियमतः जाते हैं तो x का ये जो 35% है यह किसके बराबर है 225। जब इसने पाया है तो कितना ज़्यादा पा गया है 15 अंक ज़्यादा पा गया है, यानी 15 इसमें हम कम कर दें तो यह 35% के बराबर हो गया। अगर कम पाया हो तो आप जोड़ दीजिए, ज़्यादा पाया हो तो घटा दीजिए, तब यह आपके इसके बराबर होगा। अब इसी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं x गुणे 35/100 बराबर यहाँ पर ये 210। ऐसे में डायरेक्ट में अगर काटें या वैसे सिंपल में तो 7 पचे 35, 7 त्रिक 21 और फिर 5 छंग 30, इस तरह से 100 गुणे 6 बराबर यह पूर्णांक कितना हो गया 600। यही आपका उत्तर हो गया। अब यहीं पर अगर इस प्रश्न को हम डायरेक्ट में देखते तो हम कहते हैं कि ये 35% किसके बराबर हो रहा है 225 माइनस 15, यानी ये मौखिक प्रक्रिया है, 15 ज़्यादा पा रहा है, हम घटा देंगे तो हम डायरेक्ट लिख लेते तो ये क्या होता, ये 35% बराबर हम लिखते कितना 210। और इस तरह से हम देखते कि ये 35 कितने में है 100 में, तो यहाँ पर ये है 210 कितने में होगा, या 35 छक्का हम कहते ये डायरेक्ट में 600 हो जाता। इसी को आप यहीं पर ये देख सकते हैं कि इसका ये 35 का 6 गुना, तो ये है 100 का 6 गुना 600 हो जाएगा। तो रेशियो में ले लेते हैं, गुना में ले लेते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। आइए बच्चों, इस प्रश्न की ओर हम चलते हैं। उससे थोड़ा सा एक लिस्ट है। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए।
और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42% अंक अधिक प्राप्त होते। उत्तीर्णांकों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। माइंड में एक आप ग्राफ बनाएं इस तरह से कि हम न्यूनतम को यूँ मान रहे हैं कि ये हमारा न्यूनतम उत्तीर्णांक है, ये रेखा है न्यूनतम की। अगर ये न्यूनतम की रेखा है तो ज़रा से गौर कीजिए कि यह 20% अंक प्राप्त किया तो यह इससे कम होगा, ये 20% की रेखा हो गई। और ये 32% है दूसरा, तो यह क्या हो गया, हमने मान लिया ये 32% की रेखा है, जो न्यूनतम से अधिक है और ये न्यूनतम से कम है। अब यहाँ पर ये न्यूनतम अंक की रेखा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक की रेखा है, तो ऐसे में ज़रा गौर कीजिए कि इससे ये कितना कम है, 30 अंक कम है, और इससे ये ज़्यादा कितना है, 42 अंक अधिक है। तो ज़रा गौर कीजिए कि अगर यहाँ से हम इनका डिफरेंस देखें तो इनका अंतर कितना मिल रहा है। तो 32 में से 20 घट गया, अंतर कितना परसेंट के बराबर आया, 12, छोटा लिखते हैं, ये 12% का डिफरेंस हुआ। और यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, ज़रा गौर कीजिए, इधर से इतना 42 प्लस में और ये माइनस में, तो डिफरेंस अंतर में क्या होता है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या हो गया, 42 30 72, ये 72 अंक को प्रदर्शित किया। ज़रा गौर कीजिए, ये पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। ये न्यूनतम अंक की रेखा है, इससे ये 20% कम की है, यानी 20% की रेखा है, और ये 32% की रेखा जो न्यूनतम से अधिक है, ये न्यूनतम से कम है। यहाँ पर 32 और 20 का डिफरेंस हमने ले लिया, कितना आया, 12, और यहाँ अंकों का डिफरेंस लिए इतना। बस यहीं से आपका प्रश्न बिल्कुल साइड की ओर चला जाता है। अब यहीं पर हम देखेंगे कि यह 12% जो डिफरेंस है, यह कितने अंक के बराबर है, 72। इसलिए 1% किसके बराबर होगा, 12 यानी 6 के। अब इसलिए 100% अगर पूछा जाए तो 100% पूर्णांक है, इसलिए 100% आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 600, यही आपका पूर्णांक हो गया। ये पूर्णांक हो गया। अब जरा गौर कीजिए कि ये 600 पूर्णांक हो गया। अगर यहाँ पर हमसे पूर्णांक पूछा होता तो हम क्या ला लिए, 600, लेकिन हमसे पूछा क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है। यहीं इसी चीज़ को हम पलट रहे हैं, यहाँ पर 1 बराबर 6 है, हम लिखेंगे यह 6 अंक प्रदर्शित कर रहा है 1% को। तो ज़रा गौर कीजिए कि ये 30 अंक किसको प्रदर्शित करेगा, कितने परसेंट को, तो ये हो गया 6 पंचे अर्थात 5%। ये 30 अंक किसके बराबर है, ये 5% के बराबर है। अगर ये 20 है और ये 5, तो ये कितना हो गया, 20 5 25, ये 20 से हम 5 आगे बढ़े तो कितना हो गया, 25। यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, यहाँ पर 25%, यानी 20 + 5 बराबर 25%, यही आपका आंसर हो गया। तो ये 20 क्या है। अब यहीं से अगर हमें दूसरा देखना चाहते कि ये जो है हमारा 32% की रेखा है, ये 42, अगर हम 42 को निकालना चाहते, हम कहते कि ये 42, ये 6 अंक बराबर 1% है, तो इसको हम देखते तो ये 42 अंक बराबर कितने परसेंट के, तो 6 7, ये अर्थात कितना परसेंट बना, 7%। अब यहाँ पर अगर ज़रा गौर कीजिए कि ये 7% है और ये 32 है, तो 32 ये 7% के बराबर है इतना, तो ज़रा बताओ 32 में 7 घटेगा तो कितने पे आएंगे, 25 पे।
और अगर हम 20 में 5 जोड़े तो कितने पे पहुँचे, 25 पे। तो ऐसे में आप चाहे यहाँ से ले लें चाहे यहाँ से ले लें, ये ग्राफिकल है, और डायरेक्ट में आना चाहें तो बस यही अंतर देखिए। अब देखो यहीं से कैच करना है। अब अगर ये आप पूरी तरह से एक बार समझ पाए तो तुरंत इन दोनों परसेंटों को अंतर ले लीजिए, कितना हो गया 12%। इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना हो गया 72। डिफरेंस में एक चीज़ जैसे हमने बताया, अंतर पाने के लिए बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो अगर 42 में से हम ये -30 घटाएंगे तो ज़रा बताओ माइनस माइनस प्लस होकर 42 + 30 बराबर 72 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से आप अगर दोनों पॉजिटिव रहें तो घटा लेना, दोनों नेगेटिव रहें तो भी घटा लेना, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ लेना, यही अंतर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में तुरंत इनका डिफरेंस लीजिए। 20-32 का डिफरेंस 12 और 42-30 का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर 72। ये दोनों प्लस माइनस हैं इसलिए 72 हो गया। तो यहाँ पर 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600 यानी पूर्णांक हो जाएगा। अब अगर यहीं पर हम देखते तो इसका एक तरीका और होता, लेकिन वो आपका लांग में हो जाता। 600 का हम निकालते 20%, उसमें 30 जोड़ते तो पहुँचते। तो इस तरह से लंबी प्रक्रिया को स्टार्ट करना। यहीं से हम कहेंगे 6 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक बराबर कितना परसेंट, आपका ये 25% न्यूनतम उत्तीर्णांक हो गया, ये पूर्णांक हो गया। ये दोनों आपके आंसर हैं। इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर 20 + 5 बराबर 25%। यहाँ पर आप इसको लिख सकते थे 32 - 7 बराबर 25%। तो एक ही प्रश्न कई तरीके से आप लगाते हैं, ये आपके नॉलेज के ऊपर होता है, आप कितना मेहनत करके आ रहे हैं, कितना अभ्यास करके आ रहे हैं। तो अगला प्रश्न हम इसी पर फिर से लेते हैं और डायरेक्ट में उसको दिखाएंगे। यहीं पर दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ से दोनों का अंतर लेंगे और इतना निकाल करके डायरेक्ट उत्तर मारेंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सेम वैसा ही प्रश्न है। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 28 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा का पूर्णांक कितना है। इसके पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, अब की बार पूछा गया परीक्षा का पूर्णांक कितना है। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि ये न्यूनतम की अगर रेखा है तो ये 30% इससे कम हो गया, तो ये 30% की रेखा हो गई, और अगला क्या है, ये 40% की रेखा हो गई। तो अब यहाँ पर ये न्यूनतम है, तो जरा गौर कीजिए कि इनका डिफरेंस कितना हो गया। ये कितना कम पाया है, 12 अंक कम पाया है, जबकि ये 40 पाया है तो कितना ज़्यादा पाया, 28 अंक अधिक। तो यहाँ पर ये 12 अंक कम है, ये 28 अंक ज़्यादा है। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें, इस सामने से यहाँ तक का ये डिफरेंस, ये अंतर कितना हो रहा, दोनों के योग 28 12 कितना हो गया 40। ये अंतर 40 अंक का है, और यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, इनका अंतर हो रहा है 10%। बस यही आपको ले लेना है। अब इससे हम तो आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट कहना है ये 30 और 40 का अंतर कितना, 10%। और यहाँ 28 और 12, एक कम है एक ज़्यादा है, तो जोड़ लीजिए 40। इस तरह से 1% किसके बराबर हो गया, 4 के। यही आप देखिए कि अगर 100% देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 400 के होगा। यानी यहाँ पर 100% यानी टोटल कुल पूर्णांक 400, यही आपका उत्तर हो गया। ये 400 आपका पूर्णांक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब यहीं पर अगर आपसे पूछा गया होता कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, तो न्यूनतम के लिए हम क्या करते, यहाँ पर यही लिखते कि 4 अंक के बराबर है 1%, इसलिए यहाँ पर ये 12 बराबर क्या होगा, 12 अंक बराबर ये 4 × 3% होगा। और ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 बराबर 4, 4 बराबर 1 है तो 12 बराबर 4 3 यानी 3%।
ये 3%। अब अगर इसी हम 3 में जोड़ दें तो उत्तर क्या मिलेगा? 33%। यानी न्यूनतम अगर उत्तीर्णांक हम देखें तो इस तरह से यहाँ पर हम पाएंगे 30 + 3 अर्थात 33%। ये न्यूनतम उत्तीर्णांक हो गया। आपका परीक्षा के अनुसार ये, इस प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर ये है। अगर इसमें ये भी पूछा गया होता तो ये, यानी यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, परीक्षा का पूर्णांक, यहीं पर न्यूनतम अंक पूछ सकता था। तो न्यूनतम अंक के लिए क्या करते, यही 30% + 12 कर देते। यानी यहीं पर अगर हम देखें न्यूनतम अंक की बात अगर हम करें तो न्यूनतम अंक हो जाएगा, यही टोटल है 400 का कितना 30% + 12 अंक। तो इस तरह से 400 × 30/100 और +12, ये 2 0 से 2 0, 4 × 12, 120 + 12 = 132। ये आपका आता है। जरा गौर कीजिए। अब यहीं पर न्यूनतम अंक भी पूछ सकता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत भी पूछ सकता है, और यहाँ पर पूर्णांक। तो इस तरह से इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें। अगर एक बार ये माइंड में सेट हो गया तो इसी को आप डायरेक्ट लेना चालू करेंगे। ये 30% पर 12 से फेल हो रहा है, 40% पर 28 ज़्यादा पा रहा है, इनका अंतर 10% हो गया। और सीधे सीधे ये कम है और ये ज़्यादा है, तो कम ज़्यादा हो तो जोड़ लीजिए। अगर दोनों ज़्यादा है तो घटा दीजिए, दोनों कम है तो घटाइए, लेकिन एक कम एक ज़्यादा हो तो जोड़ लीजिए। 28 12 40, सीधे 10 = 40, तो 100 = 400 आ जाएगा डायरेक्ट में। तो हमारा अगर इस प्रश्न को हल करते तो 1 पॉइंट आता। 10 है कितने में 100 में, तो ये 40 कितने में, बस यही हो जाता है। 1 0 से 1 0, ये आपका 40 400 या 10 चौका गुणे 4, इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा? 400। तो ये विशेष ध्यान रहे, इसका 4 गुना 10 का 4 गुना 40, तो 100 का 4 गुना 400 आपको उत्तर आ जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इस प्रश्न में फेल पास पर है। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी पास हुए। यदि दोनों विषयों में 55% विद्यार्थी पास हुए हों तथा कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या 140 हो, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए या कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। तो ऐसे प्रश्नों में जहां पर ये इतने इसमें पास हुए, इतने इसमें पास हुए, दोनों में इतने फेल हुए, कुल संख्या इतने है, फेल किया पास किया, ऐसा प्रश्न बने, तो ऐसे प्रश्नों में आप कुछ मत कीजिए। ये गणित है यानी ये मैथ है, ये अंग्रेजी है अर्थात ये इंग्लिश, ये दोनों है, दोनों विषयों में 55 यानी मैथ और इंग्लिश, और टोटल यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, तो ये टोटल आपका हो गया। अब जरा गौर कीजिए, मैथ में कितने % विद्यार्थी पास हुए, यहाँ पर ये पास लिख दिए। मैथ में 65%, परसेंट 100 पर देखा जाता है। ये अंग्रेजी में कितने हैं 70%, और दोनों विषयों में कितने पास हुए हैं 55%। तो ऐसे में जरा गौर कीजिए कि ये दोनों अगर देखा जाए तो ये अंग्रेजी मैथ का है, ये इंग्लिश का है, ये दोनों का है। तो ऐसे में इन दोनों को आप जोड़िए और इससे घटा दीजिए तो टोटल पास की संख्या आ जाती है। तो ये 65 है और 70 मिल करके 135 हुआ। 135 में अगर हम 55 घटा दिए तो कितना मिलेगा 80। ये 80% क्या हुए पास हुए। अगर टोटल में देखा जाए तो कितने % विद्यार्थी पास हो रहे हैं 80। 65 है इसमें है पास, इतना इसमें है, इतना दोनों में। कारण ये है कि चूंकि परसेंट 100 पर देखा जाता है, 100 में इतने 100 में इतने, लेकिन ये दोनों मिलकर के हुए कितना 135 हो रहे हैं।
तो चूंकि होना चाहिए 100, तो ये 55 कहाँ गया, ये दोनों में है, यानी दोनों में इसको कंबाइंड हमने घटा दिया 135 में 55, तो पास की संख्या कितनी हो गई 80। अगर पास 80%, ये परसेंट किस पर देखा जाता है 100 पर, इसलिए अगर हम फेल की संख्या देखें तो 100 में 80 पास, तो फेल कितने 20, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी कितने फेल हुए हैं 140, यानी यही 20 किसको दर्शा दिया 140 को। तो इस तरह से ये पास का रहा और ये फेल का रहा। तो फेल में यहाँ कुछ दिया नहीं गया, यहीं पर 80% पास हुए, तुरंत हमने 100 में 80 घटा कर लिया क्या 20। तो इस तरह से ये 20% जो पास हो फेल हो रहे हैं, ये संख्या किसके बराबर है 140। बस इसी को आप 20 सत्ते, इसका 7 गुना तो 100 सत्ते 700 आपका उत्तर हो गया। यानी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें इसको लिख सकते हैं 20 कितने में 100 में, इसलिए 140 कितने में, इतना कितने में, तो इतना कितने में, बस इतना इतना ये आप सेट करें। तो इस तरह से 20 सत्ते और 100 सत्ते क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर के इसके साथ, इसका इसके साथ, तो x की वैल्यू हो गई 700। यही क्या है हमारा, ये कुल परीक्षार्थी हैं, ये आंसर है। कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी 700। तो ये प्रश्न स्पष्ट हो गया। कभी कभी अच्छा, अब इसमें देखिए यहाँ पास, यहाँ भी पास, फिर यहाँ पूछा गया था फेल, तो हम फेल पर आए। इसी में कभी कभी क्या करता है, यहाँ पर कहेगा मैथ में 65% पास, तो अंग्रेजी में 30% फेल, तो यहाँ पर दोनों में इतने फेल, तो यहाँ टोटल पास, यानी इस तरह से जिग जैग करता हुआ चलता रहता है और परसेंट हमेशा 100 पर जाता है। तो इतना तो आप स्पष्ट कर चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। आइए अगर इसी में हम यहाँ से देखते कि अगर 100 में 65 पास, तो फेल कितने 35। अगर यहाँ पर देखें इंग्लिश में 70 पास, तो फेल कितने 30। तो इस तरह से यहाँ पर 35 और यहाँ पर 30 फेल हो रहे हैं। अगर यहाँ पर हम देखें दोनों में कितने, तो अगर 55 पास हैं तो फेल कितने 45। तो इस तरह से अगर इनको हम जोड़ते 35 प्लस 30 तो हो गया 65, 65 में 45 घटा देते तो हमें मिलता है कितना 20, और 20 बराबर कितना। तो अब हम यहाँ से भी जा सकते हैं, हम यहाँ से भी जा करके ऐसे आ सकते हैं। तो कभी पास की संख्या दिया होगा, फेल यहाँ होगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर निकल जाएंगे, या हम यहाँ से ऐसे जा करके इधर आ जाएंगे। और कभी कभी जब इधर से ऐसे होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकालते हुए एक को कैच कर लेते हैं। अगले प्रश्न में आइए तो हम आपको समझाते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये आपका मूल प्रश्न था। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें कंफर्म होती जाती हैं। आइए अगला प्रश्न, आइए अगले प्रश्न में हम ले चलते हैं। यहाँ पर जरा से आप सब गौर कीजिए, सेम प्रश्न है लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा अंग्रेजी में 65% विद्यार्थी पास हुए। यदि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए हों तथा कुल पास विद्यार्थियों की संख्या 2250 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। तो यहाँ से आप मैथ इंग्लिश टोटल यहाँ पास और फेल। प्रश्न के अनुसार एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, अर्थात फेल के सामने कितना लिखेंगे 40%, तथा अंग्रेजी में 65% विद्यार्थी पास हुए। पास तो पास के सामने क्या होगा 65% पास हुए। और फिर कह रहा है यदि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए हों, अर्थात ये फेल के सामने यहाँ दोनों विषयों में यानी तो इसमें कितना 20%। तो अब यहाँ पर फिर कह रहा है कि यदि पास विद्यार्थियों की संख्या 2250, ये टोटल कितने पास हो रहे हैं 2250, ये पास वाले हैं।
तो यहाँ पर कुल परीक्षार्थियों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है। ये पॉइंट जो है यही यहाँ से आउट करना आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ गणित है, इंग्लिश है, दोनों है टोटल। यहाँ पास है, फेल है। पास दिया हो पास के सामने आप लिखिए, फेल दिया हो फेल के सामने लिखिए। अब यहाँ पर 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तो हमने फेल के सामने लिख लिया 40%। अंग्रेजी में 65% विद्यार्थी पास हुए तो पास के सामने 65 लिख लिए, यहाँ पर डेफिनेटली। और टोटल यहाँ पर दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए, यहाँ पर लिख लिए। और ये आपका कुल 2250 क्या है, पास है, तो इसको हमने पास के सामने लिख दिया। जैसा कि आप परसेंट को 100 पर देखते हैं, जरा गौर कीजिए कि अगर 100 में से 40 फेल हुए तो पास कितने हुए, 60%। 60 40 100। यहाँ पर अगर दोनों विषयों में 20% फेल हुए तो पास कितने होंगे, 100 में 20 फेल तो पास कितने, 80। अब यहाँ पर ये चूंकि एक में हमने सब कैच कर लिया, इस तरह जोड़कर इसे घटा दिए, ये इक्वल, तो 60 और 65 मिलकर 125। 125 में से 80 अगर निकाल दें तो बचेगा कितना, 45। यही 45% इसके इक्वल हो रहा है 2250। बस 45 पंचे 225, तो इस तरह से 100 पंचे क्या हो जाएगा, 500। एक एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो संख्या 5000 हो गई। इसी को आप लिख सकते हैं 45 से कितने में परसेंट 100 का बताता है, 45 100 में, तो 2250 कितने में, बस कितने पे इतना तो इतने पे कितना, ये 45, या ऐसे काट सकते हैं 15 तिया 15, 51 15 बच्चे 0, फिर 3 से काट देते, 3 बच्चे 15, 50 क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 100 गुणे 50, यानी कितना हो गया, ये 5000। यही आपका उत्तर हो गया। टोटल संख्या इतनी थी। तो इस तरह से ये प्रश्न बहुत ही सिंपल तरीके से हल होते हैं। इसी को आप यहाँ भी ले जा सकते थे। तो इसमें केवल इतना ध्यान देना है, ये मिलकर 100%, 100, ये 100, ये 100, इस तरह से सब 100 अगर यहीं पर हम देखते 60, ये 40 फेल तो 60 पास, 65 पास तो फेल कितने, 35। इस तरह 40 35 75 में 20 घटा, 40 35 75 में 20 घटा, कितना मिल जाएगा, 55। अगर यहाँ पर ये 55 पास हो गए तो फेल कितने, 100 में 55 अगर घटा देंगे तो 45। इस तरह से सब 100 100 100 100 और 100 पर ही आप बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को हल कीजिए। चाहे फेल में दिया हो, चाहे पास में दिया हो, चाहे दोनों में कंबाइंड दिया हो, जो यहाँ पर मिल रहा है पास तो आप सबको पास में उठा ले जाएंगे। अगर यहाँ पर फेल की संख्या दिया है तो सबको फेल में उठा लाएंगे और सीधे आंसर ले लीजिए। तो ये हम समझते हैं कि अच्छी तरह से आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आगे इस प्रश्न में हम ले चलते हैं, उससे हट करके है, एक परीक्षा में रवि ने 52%, सुनील ने 64% तथा अनुज ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हों तो तीनों लड़कों के अधिकतम औसत प्राप्तांक कितना है। औसत में आ गया औसत प्राप्तांक, जैसा कि औसत आप जानते हैं कुल योग, ये योग कुल योग बट्टे कुल संख्या, ये है आपका औसत। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इनका कुल प्राप्तांक कितना हो रहा है, तो ये 52 है, ये 64 है और ये 74 है। अगर हम देखें तो ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, अर्थात 100 में 52, 100 में 64, 100 में तो 100 100 100 कितना हो जाएगा,
300 और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये मिल रहा है आपका ये 100 में 52, यानी ये 52, 64 और ये मिल करके टोटल कितना हो रहा है, ये 190। लेकिन अगर हम अलग अलग देखें 100 में 52, 100 में 64, 100 में 74, तो 100 100 100 ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ये 100 में है, ये 100 में है, ठीक, ये 100 में है, तो यहाँ पर ये 100 100 100 टोटल पूर्णांक कितना हो रहा है, ये 300 हो रहा है, जबकि ये टोटल इतना % ये हो रहा है। ऐसे में हम यहाँ पर लेते हैं कि 190 हमारा प्राप्त हो रहा है कितने में, 300 में। 190 अगर 300 में है, या इसको हम उल्टा लिख दें कि ये 300 में कितना 190, इसलिए 750 में कितना, बस हो गया आपका आंसर। इसी को काट लीजिए, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और इस 3 से काट दिए तो ये क्या हो गया 25, और 25 गुणे 19 यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 25 से जहाँ गुणा करना हो संख्या में आप 4 से भाग दीजिए, 4 तिया ये 4 चौक 16 बचा 3, 1 बचे तो 25, 2 बचे तो 25 गुना 50, 3 बचा है 25 तिया 75, इसी के सामने लिख दीजिए, आपका गुणा हो गया। यानी यहाँ पर औसत प्राप्तांक इनका कितना है 475, तीनों का यही हमारा उत्तर हो गया। तो यहाँ पर कुछ समझना नहीं है खास, केवल परसेंट पर ध्यान देते रहना है। ये परसेंट हमेशा 100 पर देखा जाता है, औसत शब्द ला दिया था इसलिए हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर ये 52, ये 64, ये 74 जुड़ करके कितना हो गया 190। कितने में हुआ है 100 में ये 100 में ये 100 में ये, यानी 300 में 190, बस इसी को लिख दिए 300 में 190, तो टोटल 750 है। इसमें कितना, इतने में अगर इतना है तो इतने में कितना, बस ये चीज मैनेज कर लीजिए। ये त्रैराशिक राशियां का ये है फार्मूला, और ये इसी को रेशियो कहा जाता है, इसी को त्रैराशिक राशियां कहा जाता है, इसी को एक नियम कहा जाता है। और यहाँ पर आपकी पकड़ क्या है यही डिपेंड होता है। इसमें 4 राशियों में से 3 राशि दिया जाता है, एक पूछा जाता है। अब इनमें कौन पूछा जाएगा, कौन 3 दिए जाएंगे, ये प्रश्न निर्भर करता है, प्रश्न बताता है। और इसी को मैनेज करना अगर सीखते हैं तो यहाँ पर ये इतना फास्ट होता है कि यहाँ पर ऐसे जोड़ते चले जाइए। ये 190 टोटल 300, 300 में 190 है तो 750 में कितना, इतने में इतना, इतने में कितना, बस हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर ये 475 आपका आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ लिए होंगे, समझ चुके होंगे। यही 100 100 100 आप लेते रहिए। औसत शब्द आ गया था इसलिए इनका टोटल योग और इन पूर्णांकों का योग भी हो गया, इसीलिए यहाँ पर हमने टोटल लिख दिया, इसका भी और इसका भी। तो 190 300 में है तो 750 में कितना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिए कि 25 से किसी संख्या को गुणा करना है। और जैसे यहाँ पर 175 हमें गुणा करना है तो हम 25 से इसमें गुणा नहीं करेंगे, बल्कि इस संख्या को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, फिर यहाँ पर 1 बचा, 4 तिया 12, फिर कितना बचा 3, और 3 बचा तो यही 25 से 3 शेष का मल्टीप्लाई कर दीजिए। या ऐसे देखिए कि शेष 1 बचे तो शेष अगर 1 बच रहा है तो क्या लिखेंगे 25, 2 बच रहा है तो 50, अगर 3 बचा तो 75, अगर 0 हो गया तो आप डबल 0 कर देंगे। और जैसे यहाँ 25 इसमें हमने गुणा किया 25 ये, तो हम क्या करेंगे 25 से जहाँ गुणा करना है 4 से भाग देंगे। तो 4 चौका 16, 1 4 तिया 12, 3 बचा है तो हम क्या लिखेंगे 75, इसके आगे यही हमारा उत्तर होगा। अब अगर यहीं पर हम कहें कि 25 गुणे 256 है ऐसा, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से भाग देंगे। यहाँ पर 4 छन 24, 1 4 चौका 16, पूरा पूरा कट गया, शेष तो नहीं बचा। शेष नहीं बचा तो क्या करेंगे डबल 0 कर देंगे, ये हमारा गुणनफल हो गया। अगर यहीं 25 से हमें गुणा करना है 17 35 में इस तरह से, तो हम क्या करेंगे इसमें हम भाग देंगे। 4 चौका 16, 1 बचा 13 हो गया, 4 चौका ये 4 तिया 12, फिर 1 बचा, फिर 4 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बचा तो 3 बचा तो क्या लिख लेंगे 75,
यही हमारा गुणनफल हो गया। तो इस तरह से कहीं भी 25 से अगर किसी संख्या को गुणा करना है तो आप बेहतरीन तरीके से केवल 4 से भाग दीजिए। अगर शेष एक बचे तो बगल में 25 लिख दीजिए, 2 बचे तो 50, 3 बचे 75। अगर शेष नहीं बच रहा तो डबल जीरो कर दीजिए, आपका गुणनफल सीधे आ जाएगा। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा पुनः देख करके। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न मैथ का एक पार्ट आप सब जानते हो। तो समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी। कंपटीशन में सेट थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से लगभग 7-8 प्रश्न आते हैं हमेशा, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके। तो ये सेट थ्योरी के जो प्रश्न आते हैं, आपके रीजनिंग में चले जाइए तो वहाँ पर आपका आता है कथन निष्कर्ष, वेन डायग्राम, तर्क आरेख। मैथ में आइए परसेंटेज। इसके अतिरिक्त वहाँ से आपके प्रश्न बन जाते हैं सेट थ्योरी से। तो इस तरह से इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो 6-7 प्रश्न 8 हमेशा बनते रहते हैं। तो ये प्रश्न आपका सेट थ्योरी से है, समुच्चय सिद्धांत से, लेकिन ये परसेंट में आया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, यानी कम से कम एक पेय अवश्य पीता हो, तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी पीते हों, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हों, तो इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है या कितने कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अगर आप गौर करें तो अगर वो कार्यालय है तो कार्यालय में तो संख्या फिक्स होगी। ऐसे में ज़रा गौर कीजिए कि अगर ये परसेंट है तो 100 पर देखा जाएगा। ये बता रहा है कि अगर कार्यालय में कुल 100 कर्मचारी हैं तो 100 में से 72 क्या चाय पीते हैं, 44 क्या कॉफ़ी पीते हैं। तो सोचने की बात है, टोटल 100 हैं, 100 में 72 चाय पी लिए, 44 कॉफ़ी पिएंगे, तो ये तो ज़्यादा हो रहे हैं। 72 और 44 अगर जोड़ते हैं तो 116 हो रहा है, लेकिन संख्या है कितनी 100। यानी ये जो 16 बढ़ रहा है ये बता रहा है कि 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग 2 बार हो गई, अर्थात वह चाय में भी काउंट हो चुके और कॉफ़ी में भी काउंट हो चुके। तो यही आपका मूल चीज़ समझना है कि यहाँ परसेंट पर देखा जाता है। ऐसे प्रश्न में ये चाय वाले कितने हैं, टी वाले 72, कॉफ़ी वाले कितने हैं, ये हैं आपके 44। अब ज़रा बताइए कि अगर परसेंट हमारा 100 पर है तो अगर इन दोनों के योग 100 से ज़्यादा हो रहा, उसमें से हम 100 घटा देंगे तो ये क्या हो गए, ये चाय और कॉफ़ी दोनों वाले हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे में ये जो हो रहा है इनका योग 72, 44, 4, 2, 6, 7, 4, 11, यानी कि 116 में से 100 घटेगा 16। ये 16 जो परसेंट बन रहा है, यानी 100 पर 16 ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों पे पीने वाले हैं कितने, 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, अर्थात ये 16% किसको प्रदर्शित कर रहा है, 40 को। अब यहीं से यहाँ 16 का ये 2.5 गुना है, 16 दूनी 32, 60, 40 यानी 2.5 गुना, तो 100 का 2.5 गुना 250 आपका उत्तर हो जाता है। या इसी को आप लिखेंगे 16 कितने में है, 100 में, इसलिए 40 कितने में होंगे, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 और 8 से अगर इसको हमने काट दिया तो ये 8 पंचे 2 से इसको काट दिया 50 और 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से x बराबर 250 यही उस कार्यालय के कुल कर्मचारियों की संख्या है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ पाए कि नहीं, ये सोचने की बात है कि अगर 100 कर्मचारी हैं ऑफिस में तो उसमें से 72 चाय पी लिए तो आखिर बचे कितने।
28। लेकिन यहाँ काफ़ी कितने पी रहे हैं? 44। यानी जो चाय पी रहे हैं उसमें कुछ काफ़ी भी पीने वाले हैं, यानी दोनों चाय काफ़ी दोनों पी रहे हैं। और उनकी संख्या कितना? जो 100 से ज़्यादा हो गया वही दोनों हैं। इसलिए तुरंत जो है 72 44 को जोड़िए, 100 घटा दीजिए, 16% ये है आपका हो रहा। और 16 किसके बराबर है? 40 के। इसलिए यह 40 से प्रदर्शित कर रहा है। 16 का 2.5 गुना तो 100 का 2.5 गुना 250। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। इसी चीज़ को दूसरे मेथड से आप समझना चाहें तो इस तरह से होता है कि ये चाय वाले हैं, ऐसे देखिए, ये टी वाले हैं और ये कॉफ़ी वाले हैं, ये कॉफ़ी। तो ऐसे में चाय और कॉफ़ी यहाँ पर जो पीने वाले हैं, अब यहाँ चाय वाले कितने हैं? 72 हैं टोटल, और कॉफ़ी वाले कितने हैं? 44। लेकिन दोनों हमारा निकल के कितना आया है? 16। अगर ये 16% है और ये टोटल 72 है, या ऐसे हम देखें ये 16 हैं, तो 72, ये इतना पूरा पार्ट हमारा जो है ये 16 है, तो ये पूरा है, तो इसमें से ये 16 निकल गया, यानी 72 में 16 निकल गया, तो ये बचे कितने? 72 में 16 घट गया तो ये 56 हो गया ये। और यहाँ पर अगर ये पूरा 44 है, ये पूरा 44 है, 44 में 16 घट गया तो कितना बच गया? ये 28। ज़रा गौर कीजिए, 28 16 मिलकर कितना हो गया? 44। 56 16 मिलकर कितना हो गया? 72। अर्थात ये इतने क्या हैं? ये केवल चाय वाले हैं, और यहाँ पर ये केवल कॉफ़ी वाले हैं, केवल कॉफ़ी वाले हैं। इस तरह से ये दोनों वाले हैं, ये चाय और कॉफ़ी दोनों पे पीने वाले हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर चूँकि हमारी संख्या कितना, ये यहाँ से हम निकालेंगे, ये 16 किसको दर्शा रहा है? ये 16% आया, ये किसको? 40 को। अब इसका 2.5 गुना, तो यहाँ पर एक आपका यहाँ पर 100% क्या हो जाएगा? ये 16/100 बराबर क्या हो जाएगा? 40/x। इसका ये क्या हो गया? 2.5 गुना हो गया। इस तरह से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। यहाँ से अगर अब ये 250, तो अगर 250 के 28% हम देखेंगे तो ये 28% क्या हो जाएगा? 28/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 बचे 25, 5 दूनी 2 से काट दिए 14, 14 पंचे 70। ये हमारे क्या हो गए? केवल चाय वाले हो गए। और यहाँ पर अगर हम देखें इस 250 का 28%, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 और ये 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 से काट दिए 14, 14 पंचे, यहाँ पर ये 56 होना चाहिए था, ठीक, ये 56%। तो इस तरह से अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 28 हो जाएगा, 28 पंचे 140 हो जाएगा, ये गणना है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 14 पंचे 70 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये टोटल 70। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें कभी कभी आपसे केवल चाय वाला पूछ सकता है, केवल कॉफ़ी वाला पूछ सकता है, और कभी दोनों वाला पूछ सकता है। तो इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। अगर आपका केवल ऐसे पूछ लिया टोटल, तो यहीं पे ऐसे निकाल लोगे। अगर केवल चाय वाला पूछ रहा है तो इसी 72 में 16 घटा करके 56, 250 का 56% निकाल लेंगे। ये आपका तरीका है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं, सेम उसी तरह का है। ये यहाँ पर टोटल संख्या दे करके कंबाइंड पूछा जा रहा है, जबकि पिछले प्रश्न में कंबाइंड की संख्या देकर टोटल पूछा गया था। यानी प्रश्न 2 तरह से घूम रहा है। यहाँ पर टोटल संख्या, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, यानी कुल लड़कों की संख्या 600। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल, यानी कम से कम एक खेल जरूर खेलते हैं, चाहे वह हॉकी खेल रहा हो या फुटबॉल खेल रहा हो या दोनों खेल खेलता है।
यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि इसके पहले वाले प्रश्न में यहाँ पर हमने लिया हॉकी H से दर्शाया, फुटबॉल F से दर्शाया। अब यहाँ हॉकी में कितने हैं आपके 75%, हॉकी फुटबॉल में कितने हैं 45%। अब गौर करने की बात है, परसेंट 100 पर देखा जाता है, यानी टोटल लड़के 100 हैं, 100 में 75 हॉकी खेल रहे हैं, 45 फुटबॉल खेल रहे हैं। नियमतः अगर 100 में 75 हॉकी खेल रहे हैं तो बच्चे कितने 25, लेकिन यहाँ है कितने 45। तो हम देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ करके 7 4 11 1 12 यानी कि 120, और इसमें से 100 हम घटा दिए चूँकि परसेंट 100 पर, यानी 100 से ये कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोनों खेल वाले कितने मिल गए, हॉकी फुटबॉल वाले, ये दोनों वाले मिल गए हमें 20%। अब चूंकि हमें टोटल संख्या पता है, इस टोटल का 20% यानी 100 में 20 तो 600 में 20 छक्का 120 आपका उत्तर हो जाता है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये 100 टोटल हैं तो उनमें से दोनों खेल खेलने वाले 20 हैं, इसलिए अगर टोटल यहाँ 600 हैं तो खेल खेलने वालों की संख्या कितनी। तो इस तरह से 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर दिया, 20 और 6 का गुणा कर दिया, तो इस तरह से 20 छक्का 120, यही दोनों खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या हो गई, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से यहाँ पर कन्फर्म हो गया। अब इसी को अगर इसमें और कुछ पूछा होता, जैसा कि इसमें 3 प्रश्न बनते हैं, तो हम यहाँ पर देखते कि ये पूरा अगर हॉकी है ये टोटल 75 के बराबर है, और यहाँ पर ये फुटबॉल है ये पूरे किसके बराबर हैं 45 के। ये तो ऐसे में अगर हम देखें कि ये कंबाइंड कितना आया है 20, दोनों वाले 20, तो अगर 20 इसमें रख दें तो 75 में 20 घटा कितना, ये 55 हो गया, और यहाँ पर 45 में से 20 यानी ये पूरा 45 है, 45 में 20 इतना इधर आ गया, तो इसमें कितने बचेंगे 25। इस तरह से ये आपका हो गया 25 20 45 55 100 टोटल। अब यहाँ पर ये आपका केवल हॉकी वाले हो गए हैं, ये केवल हॉकी, और ये केवल फुटबॉल वाले हो गए हैं, केवल फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, और ये क्या हैं, ये दोनों खेल खेलने वाले हैं दोनों। तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम देखें केवल हॉकी वाले तो टोटल संख्या 600 है, 600 का 55% यानी 2 0 से 2 0, 11 33 यानी 330, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, यहाँ पर अगर केवल फुटबॉल की संख्या पूछा गया होता तो ऐसे में ये क्या हो रहा है, ये 600 का 25% यानी चौथाई, तो चौथाई क्या हो गया 600 का 150 या 25 छक्का 150, तो ये आपका हो गया। अगर दोनों पूछ रहा है तो टोटल 600 हैं, तो 600 का 20% यानी 100 में 20, तो 600 में 20 छक्का 120। इस तरह से यहाँ पर ये केवल हॉकी वाले, ये केवल फुटबॉल वाले, और ये दोनों खेल खेलने वाले सब क्लियर हो जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन प्रश्नों को इस तरह से पूछा गया है। तो ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाता है, टोटल संख्या दे करके आपसे दोनों यानी कंबाइंड पूछा जाता है, कभी कभी कंबाइंड दे करके टोटल, यानी इसके पहले वाले में दोनों खेल खेलने वाले 40 दिया गया था और कुल संख्या पूछा गया था तो हमने 250 लाया था। यहाँ पर टोटल संख्या 600 दिया गया है और यहाँ कंबाइंड पूछा जा रहा है। इसके आधार पर हमने 75 45 जोड़ करके 100 घटा दिया, 20% है, 100 में 20 तो 600 में कितना हमने निकाल दिया। तो ये आपका स्पष्ट हो गया होगा। तो ये अगर सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही हैं, अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो आप सब इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आप जा कर के बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, और कहीं पर कोई भी त्रुटि हो तो उसे जो है आप कमेंट में जा कर के लिख दें, वो आपका समस्याओं को हम निराकरण करते रहेंगे। धन्यवाद। अच्छे से आप सभी से दोहराएं।